बच्चों, आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। और वो चीज़ क्या है? वाइवा वॉइस, जिससे आपको बहुत डर लगता है सबसे ज़्यादा। इवन किसी को अगर आता भी है, सारा टॉपिक बहुत अच्छा होता है, कई बार हमने देखा है कि क्लास में टॉपर स्टूडेंट होता है, बट उसको वाइवा से बड़ा डर लगता है। वाइवा क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है वाइवा में जिससे आपको डरने की ज़रूरत होती है। वाइवा हम लोग सिंपली, जो टीचर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, सिंपली आपने जो लैब मैनुअल तैयार किए पूरे साल, उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए हाँ, हम ये कहेंगे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट अपना दिखाएं, तो कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया, सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट जेन्युइन रखेंगे। प्रोजेक्ट आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए। और अगर आपने उसको डाउनलोड किया है कहीं से या किसी और से लिया है, कॉपी किया है, तो भी उसमें ओरिजिनलिटी कैसे रहेगी? आप उसमें अपने डाटा डालोगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने जो भी प्रोजेक्ट दिया है आप उसकी कॉपी कर रहे हो तो सेम टू सेम कॉपी नहीं कर लेनी है, उसमें आपको डाटा कुछ रखने हैं। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो केवल ये इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ये डाटा बेसिस पे होता है, एनालिटिकल होता है। तो आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस जरूर डालनी है। आप किसी नियर बाय हॉस्पिटल में गए, वहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया, या डाटा न्यूज़पेपर से आपने कलेक्ट किया, या डाटा को इंटरनेट से कलेक्ट किया, बट उसमें कुछ ना कुछ डाटा जरूर होने चाहिए। तो कुछ जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद जो जो मेन टॉपिक्स हैं उनको जरूर देखना चाहिए, डाटा उससे देखने चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको अब वाइवा से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हम आपको दो तीन जो बहुत ही कॉमन है प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट, उनके बारे में बताते हैं। हमने देखा है ज़्यादातर स्कूल में बच्चे जो हैं एड्स पे बना लेते हैं, या कैंसर पे बना लेते हैं, या ड्रग एडिक्शन पे बना लेते हैं, कॉमन डिजीज़ वगैरह पे बना लेते हैं। तो हम आज केवल यही दो तीन टॉपिक्स पे कवर करेंगे कि कैसे इसमें से वाइवा पूछे जाते हैं और आपकी लैब मैनुअल से कैसे वाइवा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। किस पे बनाया आपने टॉपिक? मलेरिया। मलेरिया? क्यों मलेरिया पे ही क्यों बनाया है? ताकि हम अपने सोसाइटी में, अपने घर की तरफ इसका खास रख रखाव रख सकें और इस इन्फेक्टेड होने से बचें। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे घर के आसपास या किसी को मलेरिया हुआ हो, उसके बाद तुमको लगा हो कि इस पे कुछ करना चाहिए? मेरे को खुद हुआ था। हाँ, कब? प्रीवियस ईयर। कितने समय तक प्रॉब्लम बनी रही? 2 मंथ। 2 मंथ तक परेशान रहे? ओहो, तब तो तुम्हें इसमें काफ़ी अच्छे से पता होगा, इसीलिए तुमने मलेरिया को चूज़ किया है? यस सर। वेरी गुड। मलेरिया, इसको जरा डिफाइन करोगे? मलेरिया बेसिकली मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज विच इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। सिंपली आई एम आस्किंग अबाउट मलेरिया। जरा नाम पे जाओ इसके। मलेरिया, मलेरिया मीन्स मलेरिया, यानी जहाँ पर एयर या पोल्यूशन ज़्यादा है, बैड है ना, जहाँ का एनवायरनमेंट बैड है, वहाँ पर ये डिजीज़ हो रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया मलेरिया। ठीक है, जहाँ गंदगी होगी वहाँ पर मच्छर बनेंगे, मच्छर पैदा होंगे, और जहाँ मच्छर पैदा होंगे वहाँ ये बीमारी फैलेगी, इसलिए इसका नाम दिया गया मलेरिया। ऑर्गेनिज्म कौन है इसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और मच्छर का क्या रोल है? ये इट्स एक्ट एज अ वेक्टर हेयर। वेक्टर का काम करता है, ठीक है। कौन सी ये मच्छर होता है? फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज। अच्छा, जब भी कोई डिजीज़ होती है, इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो वेक्टर, जिसमें ये मॉस्किटो रहता है, बट उसमें सारी की सारी फीमेल ही रहती हैं। फीमेल एनाफिलीज, फीमेल क्यूलेक्स है, फीमेल एडीज़ हैं, मेल नहीं काटते हैं। इस सीन में फीमेल को जो फर्दर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जो एग्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन ब्लड का ये चाहिए होता है शेल। ठीक ठीक ठीक, दैट्स वाई उनको नीड है, उनको ह्यूमन ब्लड की नीड होती है, इसलिए। और दूसरी बात, फीमेल के जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना, वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, वही हमारे स्किन में पेनिट्रेट कर सकते हैं, पियर्सिंग टाइप के होते हैं। मेल में माउथ पार्ट्स वैसे होते ही नहीं हैं, सिंपली वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं कहीं से, वो कहीं पियर्स नहीं कर सकते, इसलिए मेल जो होते हैं, मेल मॉस्किटो कभी हम लोग को काटते नहीं हैं। ठीक है, खून पीने का काम फीमेल एनाफिलीज। ठीक है। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम। बेसिकली दीज आर 4 टाइप्स।
प्लाज्मोडियम फैलशिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेराई। मलेरिया, ठीक है। इंडिया में कितनी स्पीसीज हैं जो इसके लिए रिपोर्टेड हैं? प्लाज्मोडियम मलेराई कितनी, नंबर बता दो, नंबर। 2 ही नंबर। 2 नंबर। 4 स्पीसीज तो हैं जो सबसे ज़्यादा, वैसे मलेरिया कॉज करने के लिए 12 स्पीसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की, बट 4 स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। ये कॉमन है इंडिया में, सबसे ज़्यादा जो मलेरिया होता है वो इन्हीं से होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताई जाती है कि मलेरिया जहाँ पर भी मलेरिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एक डिजीज़ नहीं होती है, ब्लड से रिलेटेड एक डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया, है ना, वो नहीं होती है। यानी जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का प्रकोप है वहाँ पर मलेरिया नहीं होता है। वो पर्सन रेसिस्टेंट होते हैं क्योंकि 50% सिकल सेल एनीमिक होते हैं और नॉर्मल हेमोग्लोबिन 50% होता है। एक्चुअली उनमें जो आरबीसीज हैं वो सिकल सेल के हो गए, तो प्लाज्मोडियम जो रहता है ना वो आरबीसी में ही रहता है, और आरबीसी जब ठीक नहीं है उसमें तो ग्रोथ कहाँ से करेंगे, इसलिए वहाँ पर मलेरिया नहीं हो पाता है। अच्छा, ये बताइए, मलेरिया केस में इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम की तो उसमें 10 to 12 डेज होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल की बात करें तो 14 डेज होते हैं। लेकिन अगर हम मलेराई की बात करें तो 27 डेज होते हैं। वेरी गुड, सबका अलग अलग तुम्हें पता हो गया। हाँ, इतना तो सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है, काफ़ी तुमने पढ़ लिया इसमें। अच्छा, लिवर में भी इसकी साइकिल चलती है, लिवर की में जो साइकिल चल रही है उसको क्या कह रहे हैं? बेसिकली अगर मलेरिया का बात करें हम अपने वुमेन में तो इसमें 3 फेज आते हैं। साइजोगैमी फर्स्ट वन, सेकंड वन इज गैमोगैमी। सिंपली जो साइकिल लिवर में चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसको क्या कहते हैं? प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल एंड प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। इरिथ्रोसिटिक का मतलब क्या हुआ? आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल के अंदर साइक्लिक प्रोसेस हो रही है वो हो गई इरिथ्रोसिटिक साइकिल, और जो ब्लड से बाहर चल रही है वो हो गई एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है। एक्सो का मतलब हो गया कि आरबीसी से वो बाहर चल रही है, लिवर में चल रही है, और बाहर 2 ही जगह चलती है, या तो लिवर में या फिर ब्लड में चलती है। तो जो ब्लड के बाहर साइकिल चल रही है वो हो गई एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है। अब इसमें एक प्री होगी, एक अदर होगी। जो सबसे पहले जो साइक्लिक प्रोसेस चलेगी वो प्री हो गई, जो फर्दर चलती जाएंगी, बार बार चलती जाएंगी, वो अदर एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल हो जाएंगे, ठीक है। साइजोगोनी में क्या होता है इसमें? साइजोगोनी, इन साइजोगोनी स्पोरोजोइट एंटर करते हैं हमारे बॉडी में और आफ्टर देन वो हमारे लिवर में जाते हैं, वहाँ पे डिवाइड करते हैं और उसके बाद बर्स्ट करते हैं, मेटाक्रिप्टोजोइट स्टेज आते हैं। उसे हम लोग प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल एक टर्म दे सकते हैं। उसके बाद लिवर में एक और स्टेज होता है एक्सो। साइजोगोनी होती कहाँ है? ये लिवर में होती है कि आरबीसीज में होती है? लिवर में। लिवर में होती है। और ब्लड में जो साइकिल चलती है वो कौन सी है? इरिथ्रोसिटिक साइकिल। उसमें साइजॉन्ट किस में बन रहे हैं? लिवर में। लिवर में साइजॉन्ट बन रहे हैं। क्यों भाई, लिवर में बन रहे हैं कि आरबीसीज में बन रहे हैं? अच्छा, शोफनर्स डॉट पड़े उसमें, क्या होते हैं? ये अमीबॉइड स्टेज होते हैं जिसमें डॉट टाइप का स्ट्रक्चर है, हम सफनस डॉट बोलते हैं, जो कि इरिथ्रोसिटिक साइकिल। और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जब आरबीसी बर्स्ट करते हैं तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स निकालते हैं, जिससे किसके होते हैं, किसका ब्रेकडाउन के बाद बनते हैं हीमोजॉइन? आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसीज में क्या है ऐसा उसके ब्रेकडाउन के बाद बन रहा है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस ये है जो हमारे बॉडी में फीवर कॉज कराते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद बन रहे हैं ये ग्रैन्यूल्स, और उन ग्रैन्यूल्स के आने की वजह से फीवर जनरेट होता है, ठीक है। कैसे इसका फीवर आता है? ये आरबीसी जब बर्स्ट होते हैं तो हमारे बॉडी में ये स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को इतना चिल्स आते हैं इसमें, चिल्स। मलेरिया कैसे पहचानोगे? 4 लोग हैं आपके सामने, चारों को फीवर है, कैसे पहचानोगे कि इसको फीवर मलेरिया की वजह से है? आई डोंट नो। तुमको कैसे आ रहे थे सिम्टम्स?
मुझे पहले ठंड लग रहे थे, उसके बाद ठंड लग रही थी ना, उसी को चिल्स कहते हैं। ये एक्चुअली ठंड नहीं होती, ये कपकपी सी महसूस होती है जब मिलियंस ऑफ आरबीसीज हमारे बॉडी में एक साथ बस्ट होते हैं और हीमोजन ग्लोबुलिन्स रिलीज होते हैं ना, तब हमको चिल्स होते हैं। ठीक है, और चिल्स के जस्ट कुछ समय बाद फीवर जनरेट होने लगता है। ठीक है, तब आते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा तुमने तैयार किया है। किस तरह के कंट्रीज़ में ये ज़्यादा होती है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस? इन्वायरमेंटल वहाँ पे वार कंडीशन है, वार्म कंडीशन है, और रेनी सीजन हमेशा बार बार आते रहते हैं, जिससे मतलब जो कंडीशंस मॉस्कीटो के लिए बेस्ट हैं वहाँ पर ये रहते हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत अच्छा तैयार है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ओके। तो हमने आपको डिफरेंट कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में बता दिया कि उनके वाइवा कैसे पूछे जा सकते हैं और लैब मैनुअल से वाइवा कैसे पूछे जाएंगे। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, बस जो चीज़ें मैंने बताई आपको ध्यान रखने वाली वो यही है कि आपका प्रोजेक्ट जेन्युइन होना चाहिए, आपको उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके जाना चाहिए, और जो पॉइंट्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे जो डायग्राम आपने उसमें यूज़ किया है उस डायग्राम से रिलेटेड आप क्वेश्चंस तैयार कर लोगे, जो हेडिंग्स आपने दिए उन हेडिंग्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस तैयार कर लोगे, और जो उससे रिलेटेड मतलब और भी कुछ जो भी आप आंसर दे रहे हो उस आंसर से रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, तो हम वहाँ पर पूछ लेंगे एस्से क्या होता है भाई, एंजाइम लिंक क्या होता है, या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है तो एक्वायर्ड का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट मतलब आपके क्वेश्चन से भी एक कुछ नए क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, आपके आंसर से भी कुछ नए क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना, और जो चीज़ें आपको आएँ वही आप बताओगे, जो नहीं आएंगी सिंपली आप डिनाई कर दोगे, सॉरी सर नहीं आता है हमें। ठीक है, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बताने की या उलझने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू।